अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से या पाकिस्तानी आईएसपीआर की तरफ से एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज की गई है जहां पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ने नेस्टेप का दौरा किया है। इस दौरान एक स्लाइड देखी जाती है जिस पर हमें कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स का जिक्र देखने को मिलता है। यहाँ बगैर हम किसी डिले के आपको बताते चलते हैं कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान ने अपने पहले एंटी स्टेल्थ पैसिव रडार की डेवलपमेंट शुरू कर दी है। अब इससे पहले हमने आइडियाज 2024 में पाकिस्तान के पहले तैयार करदा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को देखा, जिसको हम AM350S कहते हैं। इस पर हमने डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इंडिजिनसली मेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है जिसको NRTC ने बनाया है, और इसमें ओबियसली नेस्टेप का भी बहुत कलीदी किरदार है। लेकिन अब इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि 9 इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त ऑन गोइंग है, और यहाँ ऑफिशियली लिखा हुआ है कि पहला पाकिस्तान का पैसिव रडार वो अंडर डेवलपमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसिव रडार से यहाँ क्या मुराद है, और इसका डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है उसके साथ भी है। बुनियादी तौर पर इस वीडियो में हम इस पैसिव रडार को समझेंगे, उसके साथ साथ जो गिड्स अपना इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम बना रही है उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, पैसिव रडार बेसिकली एक्टिव रडार, जो नॉर्मल रडार हम देखते हैं ये एक्टिव रडार्स होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में रिसेंटली गिड्स का डेवलप किया गया ईसा रडार है, ये एक्टिव रडार है। TPS-77 रडार हैं, YLC सीरीज के रडार्स हैं, ये एक्टिव रडार्स होते हैं। यानी कि इनके पास एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स को खारिज करता है और वो रेडियो वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं, और उनको वही रडार रिसीव करके ये कैलकुलेट करता है कि फलां ऑब्जेक्ट एयरक्राफ्ट या मिसाइल कितने किलोमीटर दूर मौजूद है। लेकिन पैसिव रडार इनसे डिफरेंट होते हैं। पैसिव रडार एक थर्ड पार्टी की तरफ से क्रिएट की गई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को या ब्रॉडकास्टिंग वेव्स को यूज करते हैं, खुद से किसी भी किस्म की शुआओं को खारिज नहीं करते। एक थर्ड पार्टी वेव्स को यूज करते हुए जब वो वेव्स दुश्मन एयरक्राफ्ट से या किसी भी चीज से जिसको डिटेक्ट करना है उससे टकरा के वापस आती हैं, तो ये रडार सिर्फ उनको रिसीव करने का काम करता है। तो इस तरह इसकी स्टेल्थ में इजाफा होता है। बेसिकली जो आपके एक्टिव रडार्स होते हैं, जब वो रेडियो वेव्स को या शुआओं को खारिज कर रहे होते हैं, तो जो दुश्मन एयरक्राफ्ट हैं या दुश्मन कंट्री के मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, वो भी उन रेज की बुनियाद पर यह पता लगा सकते हैं कि हमारे एडवर्सरी का रडार इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर वो एंटी रेडिएशन मिसाइल फायर कर सकते हैं। लेकिन ये जो पैसिव रडार है, ये चूंकि एक थर्ड पार्टी या एक एक्सटर्नल सोर्स की शुआओं को यूज करके डिटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, सो इस वजह से इनकी अपनी शुआएं चूंकि खारिज नहीं हो रही होती, तो दुश्मन के सिस्टम्स या दुश्मन के एयरक्राफ्ट के पास भी कोई ऐसा जरिया नहीं होता कि इन पैसिव रडार्स को डिटेक्ट किया जा सके। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि ये पैसिव रडार काम किस तरह करता है। इसके लिए बेसिकली कुछ डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाता है मुख्तलिफ रीजन्स में इसी पैसिव रडार के आसपास, जो कि एक्टिवली उन रेडियो वेव्स को खारिज करती हैं। ये जो डिवाइसेस होती हैं बहुत महंगी नहीं होती, और इसके साथ साथ इन्हें मुख्तलिफ एरियाज पर इंस्टॉल किया जा सकता है। अब इसके कुछ की फीचर्स पर आ जाएं, तो पहला तो इसका स्टेल्थी ऑपरेशन होता है। ये चूंकि खुद से रेज को ट्रांसमिट नहीं करते, इस वजह से इन्हें डायरेक्टली डिटेक्ट कर पाना यानी जैम कर पाना दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, दुश्मन के एवैक्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं। नॉर्मल जो एक्टिव रडार्स होते हैं उनके मुकाबले में इन पैसिव रडार्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स के खतरे से भी इनको कम ही फर्क पड़ता है, क्योंकि एंटी रेडिएशन मिसाइल उसी रडार की तरफ जाएगा जो एक्टिवली रेज को ट्रांसमिट कर रहा है, और ये चूंकि ये काम करते नहीं है तो ये बच जाते हैं। और इसके साथ साथ ये मल्टी स्टैटिक ट्रैकिंग का काम भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान जो ये पैसिव रडार डेवलप कर रहा है, एक तो कहा जा रहा है ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज का पैसिव रडार होगा, और पाकिस्तान का जो ज्वाइंट बैटल थिएटर है उसमें इसका एक कलीदी किरदार होगा। पाकिस्तान की गिड्स जो अपना इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बना रही है, बेसिकली 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इस वक्त डेवलपमेंट में है, एक शॉर्ट रेंज और एक मीडियम रेंज का। सबसे पहले शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया जाएगा जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर होगी, और इसे आप समझ सकते हैं जैसे रशिया के पास पेंटसर सिस्टम है, सेम उसी डोमेन में पाकिस्तान अपना शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लेकर आएगा। अब दोस्तों, ये जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, मॉडर्न कॉम्बैट में ये सबसे ज्यादा कारआमद साबित हुए। तो जहां S-400 जैसे लॉन्गर रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिनकी रेंज 400-400 किलोमीटर थी और जिनके बारे में बहुत ज्यादा हाइप थी, वो मल्टीपल टाइम डिस्ट्रॉय हो गए। उस पर डिटेल एपिसोड्स हमने की हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उसके मुकाबले में यूक्रेन रशिया वॉर में अगर आपने पेंटसर सिस्टम की कारकर्दगी देखी हो तो वो बड़ा कामयाब रहा। हालांकि पेंटसर सिस्टम सिर्फ एक शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, बट स्टिल वो कॉम्बैट रेडीनेस के मामले में, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में बहुत ज्यादा कामयाब रहा। उसने कई किल्स भी परफॉर्म की।
तो यहाँ पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ये देख रहा है कि जो पैसिव रडार होंगे पाकिस्तान के इंडिजिनसली डेवलप, उन्हें कपल किया जाएगा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ। एक तो पैसिव रडार किस तरह ज्यादा अहम होंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। ऑब्वियसली इनके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनके फायदे ही फायदे हैं, इनकी अपनी वीकनेस भी हैं, लेकिन इन्हें बड़ा अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ। क्योंकि सेम दोस्तों ऐसा ही कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलियन नेवी यूज करती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने एक पूरे का पूरा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है जिसे AIR 6500 कहा जाता है, और उसमें मैवरिक S सीरीज के पैसिव रडार्स यूज किए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को डाटा प्रोवाइड करने के लिए इन पैसिव रडार्स का इस्तेमाल करता है, और ये पैसिव रडार्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि किसी भी दुश्मन एयरक्राफ्ट के लिए इनको डायरेक्टली डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों इन पैसिव रडार्स की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला इनका डिसएडवांटेज ये होता है कि इनकी रेंज लिमिटेड होती है, ये बहुत लंबी रेंज पर आपको चीजें डिटेक्ट करके नहीं दे सकते। जैसा कि पाकिस्तान का जो AR 350S आइसा रडार है, जो कि ग्राउंड बेस्ड आइसा रडार NRTC ने बनाया है, उसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर है और उसे फ्रेंच ग्लोब मास्टर 450 रडार के साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन अगर इस पैसिव रडार की बात की जाए जो कि पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, अगर ये उसी डायमेंशन का रडार बनाया जाता है तो इसकी रेंज हमें 250 या 200 किलोमीटर तक देखने को मिल सकती है। सो यहाँ रेंज की लिमिटेशंस होती हैं। दूसरा, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में या खराब वेदर में ये भी चीज नोटिस की गई है कि पैसिव रडार्स की एक्यूरेसी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एंड थर्ड चीज कि मैंने जैसा कि बताया कि इसको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है कि कोई एक्सटर्नल सोर्सेज हों जो कि रेडियो वेव्स को खारिज कर रहे हों और ये उनकी रेडियो वेव्स को यूज करके डिटेक्शन करता है। सो यहाँ अगर उनमें कोई इशू आ जाए तो फिर इसकी डिटेक्शन नकारा हो जाती है। सो ये इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए। ओवरऑल बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है कि एक वो वक्त भी था जब ये क्रिटिसिज्म होता था पाकिस्तान मिलिट्री पर कि हम अभी तक अपने रडार्स को डेवलप नहीं कर पाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस डोमेन में सन 2023 के बाद पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा जो रडार्स यूज होते हैं उनकी मेंटेनेंस और ओवरहॉल पाकिस्तान खुद ही कर रहा है अपने मुल्क में, और उस ओवरहॉल की वजह से पाकिस्तान को काफी एक्सपीरियंस भी गेन हुआ। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब पाकिस्तान ने बहुत कम अरसे में रडार्स को डेवलप किया है। ऐसा रडार को डेवलप करना, वो भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ऐसा रडार को, ये कोई छोटी चीज नहीं, लेकिन बहुत कम अरसे में पाकिस्तान ने काम किया। अब जो ये पैसिव रडार बनाया जा रहा है ये भी कोई छोटी चीज नहीं होगी। अगर पाकिस्तान इसको डेवलप कर लेता है तो पाकिस्तान के अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए ये बहुत ज्यादा कारआमद होगा। और एयर डिफेंस सिस्टम्स के अलावा भी ये डिटेक्शन के डोमेन में पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।